प्यारे बच्चों, क्लास 12th का फाइनल एग्जाम 11 तारीख से शुरू हो रहा है। ऑफिशियल प्रोजेक्ट परख के द्वारा 5 मॉडल सेट जारी किया गया है। साथ ही जैक के द्वारा एक एक मॉडल सेट प्रत्येक विषय का जारी किया गया था, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इतिहास क्लास 12th हम लोगों ने 4 मॉडल सेट इसका प्रोजेक्ट परख के द्वारा जो जारी किया गया था कंप्लीट कर लिया है। ये लास्ट मॉडल सेट 5वां मॉडल सेट है, जिसके प्रश्नों के उत्तर को हम लोग फटाफट देख लेते हैं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला? तो लोथल से। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है? तो समुद्रगुप्त। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। गैर मुसलमान को कौन सा कर देना पड़ता था? तो जजिया। तालीकोटा की लड़ाई कब हुई? 1565 ईस्वी। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 5। पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? तो 1813 ईस्वी। हड़प नीति किसने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी। काला कानून किसे कहा गया है? रॉलेट बिल को। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे तो CR दास। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? मार्च 1946। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में रियायतों की संख्या कितनी थी? 562। उपदेश प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? ढाका। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 ईस्वी। कोलकाता में अंग्रेजों की किलेबंदी का क्या नाम था? तो फोर्ट विलियम। कब से भारत में दशकीय जनगणना की एक नियमित व्यवस्था बनाई? तो यहाँ 1881 हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो केनिंग। फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो चिकित्सक। तंबाकू पर किस मुगल शासक के प्रतिबंध लगाया? तो जहांगीर। अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल। सुलुभ वंश के संस्थापक कौन थे? तो सुलुभ नरसिंह। अमुक्तमाल्यद की रचना किसके द्वारा की गई? तो कृष्णदेव राय। पीर का क्या अर्थ होता है? गुरु। असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया? तो यहाँ हो जाएगा शंकर देव। उलुक डाक व्यवस्था में किसका प्रयोग किया जाता था? घोड़ा। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो परिवार। देव नाम पियदसी का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो अशोक। यहाँ से आपका अति लोकोत्तरीय प्रश्न है बच्चों। तो मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। स्तूप क्या है? तो स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित एक स्मारक है जो टीले के आकार का होता है एवं बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों को रखा जाता है। इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली की दो विशेषताओं को लिखे। तो पहला है गुंबद का निर्माण और दूसरा है मीनार एवं जटिल मेहराब। चौथी से खुद कास्त एवं पाही कास्त कौन थे? तो मुगल कालीन वैसे किसान जिनकी अपनी जमीन होती थी तथा वे कृषि कार्य करते थे वे खुद कास्त कहलाते थे। वे किसान जो दूसरों की भूमि पर अनुबंध या अन्य रूपों में कृषि कार्य करते थे वह पाही कास्त कहलाते थे। फिर है, पूर्व स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब पास किया गया? तो पूर्व स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 19 दिसंबर 1929 को पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसने शुरू किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे अधिवेशन के तहत महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया। 1857 के विद्रोह में मुख्य भूमिका निभाने वाली दो महिलाओं के नाम लिखे। तो पहला है रानी लक्ष्मीबाई व दूसरा है बेगम हजरत महल। निर्गुण भक्ति से क्या अभिप्राय है? तो भक्ति का वह रूप जिसमें ईश्वर के निराकर रूप एवं सर्वव्याप्त मानकर आराधना की जाती है उसे निर्गुण भक्ति कहते हैं। यहाँ से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है शुरू। तो कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? तो कलिंग युद्ध मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल की एक प्रमुख घटना थी जो 261 ईस्वी में हुई थी। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए तथा कई बंदी बनाए गए। निर्दोषों के मारे जाने से सम्राट अशोक का दिल द्रवित हो गया तथा उनका हृदय परिवर्तित हो गया। उन्होंने दिग्विजय नीति यहाँ हो जाएगा नीति के स्थान पर विजय की नीति अपनाई। बेसरिया और बासरिया परंपरा में क्या समानताएं एवं भिन्नता थी? तो बेसरिया एवं बासरिया में कुछ समानताएं
तो कुछ भिन्नताएं थी जो इस प्रकार है। पर समानताएं हैं कि दोनों एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, दोनों में पीर अथवा गुरु का अत्यधिक महत्व था। भिन्नता है कि बासरिया इस्लामी शरीयत का पालन करते थे, जबकि बेसरिया शरीयत का पालन नहीं करते थे। बासरिया खानखाहों में रहते थे, जबकि बेसरिया खानखाहों में निवास नहीं करते थे। वे घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। 41 है, अमर नायक कौन थे, उनकी क्या भूमिका थी। तो विजयनगर साम्राज्य में सेना से संबंधित उच्चाधिकारियों को अमर नायक कहा जाता था, जिन्हें सेना के रख रखाव हेतु भूमि अनुदान दिया जाता था। अमर नायकों का प्रमुख कार्य अमरम से प्राप्त आय के आधार पर सेना, घोड़ा एवं हाथी दल को रखना तथा किसानों, शिल्पियों, व्यापारियों से निश्चित कर वसूल कर राजा को भेजना था। 42 अस्थायी बंदोबस्त के गुण एवं दोष को लिखे। तो अस्थायी बंदोबस्त के गुण और दोष निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पहले हम लोग गुण को दिखाए हैं। तो इस व्यवस्था से बंगाल की आंतरिक आर्थिक स्थिति में सुधार हुई, साथ ही राष्ट्र की निश्चितता होने से किसान कृषि की ओर लौटने लगे। दूसरा है, कंपनी को लाभ मिला। तीसरा, एक समृद्ध जमींदार वर्ग का उदय हुआ। इसका दोष है, कंपनी को घाटा हुआ, किसानों पर शोषण एवं अत्याचार बढ़ गया, सामाजिक विभेद एवं तनाव को बढ़ावा मिला। 43 है, खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 ईस्वी में हुई। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के फलस्वरूप इस्लामी जगत के धर्मगुरु तुर्की के खिलाफ तुर्की के खलीफा का अस्तित्व संकट में आ गया। खलीफा के साथ अन्याय से मुसलमान उद्दलित हो गए तथा शक्ति एवं प्रतिष्ठा की स्थापना हेतु खलीफा समितियां की स्थापना कर खिलाफत आंदोलन चलाए गए। भारत में इस आंदोलन को अली बंधुओं, मोहम्मद अली, शौकत अली इत्यादि ने संगठित किया तथा गांधी जी का भी इसमें सहयोग प्राप्त हुआ। 44 अप्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस से क्या अभिप्राय है। तो 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लोगों के बीच मध्यस्थता कर सांप्रदायिक प्रश्नों का समाधान ढूंढने का प्रयास किया, परंतु आपसी मतभेदों को दूर नहीं किया जा सका। जिन्ना ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया तथा पाकिस्तान निर्माण हेतु 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई की धमकी दी, जिसे कलकत्ता में खूनी दंगे शुरू हो गए। इसी घटना को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहा जाता है। संविधान सभा के प्रमुख समितियों का संक्षिप्त वर्णन करें। तो भारत की आज़ादी के पश्चात संविधान का निर्माण हेतु विभिन्न समितियों का निर्माण किया गया, जो निम्नलिखित हैं। पहला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संचालन समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संघ संविधान समिति, एस.बी. पटेल की अध्यक्षता में प्रांतीय संविधान समिति, जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ध्वज समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों के प्रारूप समिति। 46 है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से आप क्या समझते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाई गई वह नीति थी जिसमें देशी नरेशों के अपने संतान न होने पर उत्तराधिकारी हेतु गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया तथा उनका राज्य कंपनी में मिला लिया गया। इस नीति के तहत सतरा, झांसी, नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इस तरह डलहौजी के उक्त साम्राज्य विस्तार नीति को ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या गोद निषेध नीति के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है बच्चों। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों का वर्णन करें। तो पहला प्रमुख स्थल क्या है, हड़प्पा। तो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मौंट गोमिर जिले में स्थित है। यह रावी नदी किनारे स्थित है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा ने 6 कोठार मिले हैं, ईंटों के बने चबूतरों पर स्थित है। प्रत्येक कोठार 15.28 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा है। मोहनजोदड़ो, यह पाकिस्तान के लरकाना जिला में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानगार है। यह 11.8 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। स्नानगार में उतरने के लिए इसके उत्तर एवं दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी हुई है। इसका फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ है। इस स्नानगार का विशेष धार्मिक महत्व था। मोहन
जोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत अनाज रखने का कोठार है जो 45.78 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। यहाँ के कई आवासों में कुएं मिले हैं जिनकी संख्या 700 है। फिर है लोथल। तो लोथल गुजरात के खंभात की खाड़ी में स्थित है या भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1957 से 57 में की थी। लोथल में बंदरगाह पाया गया है जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नाव रुकती थी। संभवतः यहां माल उतारा और चढ़ाया जाता था। यहां मनके बनाने का कार्य होता था। वहां के लोग धान उगाते थे। इसका अवशेष मिला है। फिर है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के घाघर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से हल तथा जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। फिर है चन्हू दाढ़ो। तो चन्हू दाढ़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1931 ईस्वी में एन. जी. मजूमदार ने की थी। यहाँ से केवल एक टीले की संरचना मिली है। इसके अलावा बाकी स्थलों से प्राप्त सुरक्षा दीवार जैसे कोई संरचना नहीं मिला था। इस हड़प्पा सभ्यता का बिना दुर्ग का एकमात्र नगर भी कहा जाता है। फिर धौलावीरा। तो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में धौलावीरा है। यह नगर 3 भागों में बांटा गया है। धौलावीरा अपने जल प्रणाली एवं सिंचाई प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। अगला है गौतम बुद्ध की जीवनी एवं उपदेशों का वर्णन करें। तो महात्मा बुद्ध का जीवनी जीवनी डैश दे के लिखना है। यहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म 1563 ईस्वी में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इसके पिता सुधोधन शाक्य कुल के क्षत्रिय वंश के राजा थे जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इसके माता महामाया का देहांत हो गया तथा इसकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इसका लालन पालन किया। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध बचपन से ही चिंतनशील थे। इनकी इन गतिविधियों को देखते हुए 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हो गई। उनसे एक पुत्र राहुल भी हुआ। गौतम बुद्ध की विचारधारा विचारशील प्रकृति को विलासिता से परिपूर्ण वैवाहिक जीवन में बदल ना सका। गौतम बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का गहरा प्रभाव पड़ा। एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगग्रस्त व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति, एक सन्यासी। यहाँ प्रथम 3 दृश्यों को देखकर दुखमय जीवन के प्रति गौतम बुद्ध के मन में गहरा आघात पहुंचा। वहीं चौथे दृश्य ने उन्हें दुख निरोध का मार्ग दिखाया। 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग दिया। गृह त्याग के बाद ज्ञान की खोज में गौतम बुद्ध ने अल्लार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र जैसे आचार्य से शिक्षा प्राप्त की। कठोर तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। पहला दुख, दूसरा है दुख समुदाय। इसका डिटेल आप लिख लीजिएगा बच्चों, वीडियो अब लंबा हो रहा है। हम तीसरा है दुख निरोध। चौथा है दुख निरोध मार्ग। फिर अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित दुख निरोध हेतु 8 निम्नलिखित है। तो अष्टांगिक मार्ग को आप देख सकते हैं। सम्यक दृष्टि, 4 आर्य सत्य की सही परख। तो इस तरह आप इसको लिख लीजिए। 8 वो दिया हुआ है। 39 नंबर क्वेश्चन 1857 के विद्रोह की विफलता के कारणों की विवेचना करिए। तो 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों को आरंभिक सफलता तो मिली परंतु शीघ्र ही वे पराजित होने लगे। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, कालपी और अन्य स्थानों पर अंग्रेजों ने कब्जा जमा लिया। दिसंबर 1858 तक विद्रोह को पूरी तरह दबा दिया गया। इस तरह विद्रोह असफल हो गया। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला है योग नेतृत्व का अभाव। डिटेल आप लिख लीजिएगा बच्चों। दूसरा है समय से पूर्व विद्रोह आरंभ। तीसरा पॉइंट है विद्रोह का अनुपयुक्त समय। चौथा है विद्रोह का निश्चित उद्देश्य नहीं। फिर संगठन योजना का अभाव, विद्रोहियों के सीमित साधन, फिर है विद्रोह का सीमित स्वरूप। 50 नंबर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो गांधी जी की जो भूमिका है वो है उनकी रणनीति, जिसमें आपका पहला है अहिंसा, दूसरा पॉइंट है सत्याग्रह का प्रयोग, तीसरा है हड़ताल का सफल प्रयोग, चौथा है असहयोग, फिर है सविनय अवज्ञा, फिर है स्वदेशी बहिष्कार। तो इस तरह आप पॉइंट बना बना के लिखिएगा तो नंबर अच्छा आएगा।
51 नंबर क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के परिणामों की विवेचना कीजिए। तो इसके क्या क्या परिणाम हुए संथाल विद्रोह के? तो पहला, वन पर अधिकार। दूसरा पॉइंट है जमीन पर अधिकार। तीसरा है बेगारी प्रथा बंद। चौथा, संथाल परगना का जिला का निर्माण। और लास्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन के प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। अशोक के अभिलेखों में कौन कौन तत्वों के प्रमाण मिलते हैं? तो इस तरह आप विशेषता लिख सकते हैं उसका मंत्री परिषद, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था को। आशा करते हैं बच्चों वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। आप अच्छे अंकों से पास कीजिए, बढ़िया से परीक्षा लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत आप लोग को एग्जाम की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।